नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं वीकेंड के सबसे भरोसेमंद डिबेट शो को। आप सबके साथ मैं हूं प्रियंका राय। नेता प्रतिपक्ष गुलाब चंद कटारिया को असम का राज्यपाल बनाए जाने की घोषणा के बाद राजस्थान में सियासी हलचल बढ़ गई है। एक ओर जहां नया नेता प्रतिपक्ष कौन होगा, तो वहीं दूसरी तरफ क्या बीजेपी अब 2023 के विधानसभा चुनाव के लिए सीएम फेस क्लियर करेगी, ऐसे कई सवाल हैं। वहीं बीजेपी के गढ़ कहे जाने वाले मेवाड़ की राजनीति पर इसका क्या असर पड़ेगा, क्योंकि कटारिया यहां से 8 बार विधायक बने हैं। तो वहीं दूसरी ओर विधानसभा चुनाव में कांग्रेस की रणनीति पर इसका क्या असर पड़ेगा, ऐसे तमाम सवाल उठ रहे हैं। इसी पर आज चर्चा करेंगे। तो कटारिया के बाद कौन, ये सबसे बड़ा सवाल है इस वक्त। पूरे राजस्थान में लोग ये जानना चाहते हैं। इसी पर आज बड़ी चर्चा करेंगे। चर्चा के लिए तमाम गेस्ट इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। जितेंद्र श्रीमाली जो कि बीजेपी नेता हैं, वो हमारे साथ जुड़े हुए हैं। आरसी चौधरी कांग्रेस नेता हमारे साथ जुड़ चुके हैं और इसके साथ ही मिथिलेश जैमिनी वरिष्ठ पत्रकार इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। बहुत स्वागत आप सभी का न्यूज 18 राजस्थान पर। और चर्चा की शुरुआत जितेंद्र श्रीमाली जी आप ही के साथ करते हुए, क्योंकि असम में राज्यपाल बना दिया गया है नेता प्रतिपक्ष को, क्या वजह इसके पीछे? और जो सबसे बड़ा सवाल इस वक्त सभी के मन में है कि अगला प्रतिपक्ष कौन होगा, इसे लेकर कुछ स्थिति साफ हो पाई है क्या? देखिए, भारतीय जनता पार्टी के अंदर लगातार नए नेतृत्व आते रहते हैं और यहाँ पर आपको ध्यान है कि पहले कोई जमाना था जब ऐसे कहते थे सब अटल जी अडवाणी जी के बाद में संगठन में कौन, पर फिर नरेंद्र मोदी जैसे व्यक्तित्व निकल के आया। तो यहाँ भारतीय जनता पार्टी के अंदर ये सतत प्रक्रिया है कि यहाँ पर लगातार अब क्योंकि उनका काफी वो हो गए, वरिष्ठ हो गए, वो बहुत वरिष्ठ हो गए और अब उनके वरिष्ठता का और उनके जो अनुभव का लाभ है वो सक्रिय राजनीति से अलग हटके राज्यपाल के रूप के अंदर वो देश और समाज को देंगे। इस उसी कड़ी के अंदर इनके ये नियुक्ति हुई है। बाकी यहाँ पर जो बहुत वर्तमान में जो एमएलएज और बाकी जो नेता हैं उनमें से संगठन और जो विधायक हैं वो मिलकर के अपना नेता प्रतिपक्ष चुन लेंगे और यह पूरी तरह से जितेंद्र जी आप खुद ये बात कह रहे हैं कि वो काफी वरिष्ठ हैं, काफी ज्यादा एक्सपीरियंस्ड हैं और क्योंकि चुनावी साल है राजस्थान में, ऐसे में इस फैसले को कई तरीके से जोड़कर देखा जा रहा है, कई सियासी मायने निकाले जा रहे हैं इसके। देखिए, सियासी मायने तो राजनीति के अंदर हर विषय के और हर न्यूज के निकलते हैं और हर इस प्रकार की नियुक्ति के जरूर सियासी मायने निकलते हैं, परंतु वास्तव में सियासी निकलने भी चाहिए, तभी राजनीति है ये। परंतु इसका सीधे रूप के अंदर देखा जाए तो बहुत अधिक वरिष्ठ होने के कारण से यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी में लगातार प्रक्रिया चलती है। यहाँ पर ऐसा नहीं है कि जैसे कांग्रेस के अंदर 85 साल 90 साल के धारीवाल जी 85 वर्ष के हो गए, उसके बावजूद भी लगातार है। तो वो अपना उनका जो वरिष्ठता का लाभ है, वो वरिष्ठता का लाभ देश और समाज को राज्यपाल के रूप के अंदर मिले और इसी कड़ी के अंदर ये इस प्रकार की नियुक्ति की गई है। ठीक है, आरसी चौधरी साहब आपके पास आते हुए, कांग्रेस इस फैसले को कैसे देख रही है? क्या लग रहा है कांग्रेस की रणनीति में किस तरीके के बदलाव आएंगे इसके बाद? और क्योंकि उन्होंने निशाना साधा, वो कह रहे हैं क्योंकि हमारे यहाँ जो वरिष्ठ लोग हैं उनको पद दिए जाते हैं, ऐसा कांग्रेस में नहीं होता है, इसे लेकर भी आपका जवाब। प्रियंका, सबसे पहले तो मैं कटारिया साहब को हार्दिक शुभकामनाएं और बधाई देना चाहता हूं, क्योंकि उन्हें एक लंबा संसदीय और विधायिका का अनुभव है और हमें यह भी पूरा विश्वास है कि वो अन्य राज्यपालों की अपेक्षा संवैधानिक गरिमाओं को और ज्यादा सशक्त करेंगे, क्योंकि वो उस पाठशाला के विद्यार्थी हैं, अटल और आडवाणी के जमाने के नेता हैं, जो धर्म की राजनीति नहीं, राज का धर्म क्या होना चाहिए उसकी विद्यार्थी रहे। इसलिए हम निश्चित रूप से उनकी बात को करते हैं। जब हाउस चल रहा है, विधानसभा चल रही है और विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष को राज्यपाल बना दिया जाता है, मुझे कटारिया साहब का वो एक वक्तव्य याद आता है जब वो कह रहे थे कि किसी के आंगन में अगर हरी डाली गिरेगी तो कौन उसे लेना नहीं चाहेगा। निश्चित रूप से कटारिया साहब जानते हैं कि प्रदेश के अंदर भारतीय जनता पार्टी के नेताओं में हताशा, निराशा और जो गुटबाजी है उसमें वो भविष्य भारतीय जनता पार्टी का देख रहे हैं और उन्होंने सहर्ष चलती हुई विधानसभा के बीच में राज्यपाल के पद को स्वीकार कर लिया, क्योंकि कोई भी व्यक्ति जो बीजेपी के साथी ने कहा राजनीति यही होती है कि जो समय को भांप ले और समय के अनुसार अपने भविष्य को अगर सुरक्षित कर ले, क्योंकि उन्होंने उन अटल और आडवाणी का हास्त्र भी देखा है
जब नया दौर शुरू हुआ, मोदी जी का जो जिक्र कर रहे हैं। लेकिन ये भारतीय जनता पार्टी का अंदरूनी मामला है। कांग्रेस ने उसी मेवाड़ की दरगाह पे 2 उपचुनाव हुए और उपचुनाव लड़ा वहां पे, और उपचुनाव हम जीते। जनता ने हमें आशीष दिया। हम तो पूरी प्रदेश की 8 करोड़ जनता के सर्वांगीण विकास, समावेशी विकास, सर्वस्पर्शी विकास में लेकिन विश्वास जितेंद्र जी करते हैं। आरोप भी तो लगा रहे हैं कि हमारे यहाँ तो जो वरिष्ठ नेता है उनको सम्मान दिया जाता है, पद दिए जाते हैं, कांग्रेस में तो ऐसा नहीं होता है। एग्जाम्पल्स भी दे रहे हैं वो। देखिए मैं कहना चाहूंगा कि जिनकी नजरें कभी पांव से ऊपर नहीं होती थी, और वही नेता, वही मंच प्रदेश और देश के सब लोगों ने देखा किस प्रकार से आडवाणी जी का उपहास होते हुए हमने देखा है, किस प्रकार से जो लोग थे उन्हें मार्गदर्शक मंडल में भेजा गया है, ये हम सब ने देखा है। जिन्होंने भाजपा को खड़ा किया उनका हसर को हम सब ने देखा है। हमने उन नेताओं का हसर भी देखा है जो पहली भारतीय जनता पार्टी की सरकार के अंदर मंत्री रहे और उन्होंने क्या नहीं कहा। इसलिए मैं उन पर कोई टीका टिप्पणी नहीं करना चाहूंगा। हम एक स्वतंत्र जो लोकतांत्रिक व्यवस्था उसमें विश्वास करते हैं। माननीय मुख्यमंत्री ने इससे पहले भी जब राज्य से भैरों सिंह शेखावत जी को उपराष्ट्रपति बना के भेजा, हमने भोज पे आमंत्रित किया, उनका सम्मान किया। फिर अभी धनखड़ साहब बने, उनको भी आमंत्रित किया और हम सम्मान करते हैं। लोकतांत्रिक व्यवस्था में हमारी लड़ाई है वो वैचारिक लड़ाई है, व्यक्तिगत लड़ाई नहीं है। इसलिए वैचारिक लड़ाई सदैव जारी रहेगी, और जिसकी वैचारिक लड़ाई सशक्त होगी, जो जनता के मुद्दों पे बात करेंगे, जो जनता के हितों की बात करेंगे, वो सदैव ही विजयी होंगे। ठीक है, मिथिलेश जामनी जी आपके पास आते हुए, क्योंकि एक सक्रिय नेता थे वो, चुनावी साल है, बजट सत्र भी चल रहा है, एक अहम भूमिका थी उनकी। किस तरीके से इस फैसले को देखा जाए, क्या असर पड़ेगा इसका बीजेपी और कांग्रेस पर? देखिए प्रियंका जी, इसके 3 मैसेज है। पहला मैसेज तो यह है कि 2009 का वापिस रिपीटेशन होने वाला है। 2009 में वसुंधरा राजे जी ने क्या किया था, अपने विधायकों को दिल्ली भेज दिया था अमित शाह के पास, और इस्तीफा देने तक की धमकी दे दी थी, और वो नेता प्रतिपक्ष बन गई थी। दूसरा एक मैसेज है स्पष्ट कि जो 75 पार है उनके लिए 2023 में विधानसभा के बंद हुए द्वार है। ये मैसेज साफ है। जो भी एक बीजेपी का एजेंडा है वो साफ हो गया है। और तीसरा कि जो एक संघनिष्ठ रहे, पिछली सरकार में वो गृह मंत्री रहे, नंबर 2 के लीडर थे, लेकिन 2 अभी उपचुनाव हुए जिसमें वल्लभनगर में रणधीर सिंह भिंडर और तमाम इनकी जो प्रत्याशी थे, उनकी हालात ये हो गई कि एक क्षेत्रीय पार्टी आरएलपी से पिछड़ गए। वहां पर कांग्रेस और आरएलपी में टक्कर थी, जो मेवाड़ कहा जाता है कि संघ की प्रयोगशाला है, वहां ये हालात रहे। और दूसरा, राजसमंद में जो चुनाव जीते वो वहां की सांसद दिया कुमारी के भरोसे जीते, नहीं तो माननीय कटारिया जी के मुंह से निकल गया था महाराणा प्रताप जी के लिए, और उसका बड़ा बिल्कुल। और इसी को लेकर मिथिलेश जामनी जी कहा भी जा रहा है कि फैसला इसी को लेकर लिया गया। अभी बजट सत्र में जब मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने गलत बजट पेश किया तो इन्होंने माफ कर दिया और उसी दिन बजट पेश करने दिया। इसी लेकर भी बीजेपी में थोड़ा गुस्सा और मनमुटाव भी देखने को मिला था। यही तो वजह नहीं इसके पीछे? देखिए मुख्य कारण ये रहा कि सारा बीजेपी देख रहा था कि दोनों एक जगह के हैं, डॉक्टर सीपी जोशी साहब उदयपुर अंचल के और दोनों अंचल के, और जिस तरीके से इतनी बड़ी गलती हुई और जिस मुद्दे पर विपक्ष को अड़ना चाहिए था नहीं अड़े। इससे पहले आपको पता होगा रीट के मामले में जब पूरी बीजेपी कह रही थी सीबीआई जांच की मांग करेंगे, फिर एसओजी पे मान गए। तो कई बार जो एक सशक्त विपक्ष की भूमिका थी वो नहीं निभा पाए। उसका कारण एक वो इमोशनल आदमी है, उसका मूल कारण है कि वो संघनिष्ठ रहे, इमोशनल आदमी है, और उसी का कहीं न कहीं जो सीपी जोशी साहब वो साइकोलॉजी के प्रोफेसर है, उन्हें पता है कौन सी नस किस आदमी की कब दबानी है। उन्होंने देखा सतीश पूनिया जी को क्या कहा कि आप पहली बार के विधायक है, बैठ जाइए, आप ज्यादा नहीं समझते हैं। तो वो प्यार से, लाड से वो सारी साइकोलॉजी जानते हैं, वो साइकोलॉजी के प्रोफेसर हैं, तो उन्होंने उस विधानसभा के सत्र को ढंग से चला दिया। अगर कटारिया जी की जगह कोई और होता तो उस दिन बजट हो ही नहीं पाता। बिल्कुल। और क्योंकि वो सक्रिय नेता हैं और इसके साथ ही मिथिलेश जी बीजेपी को बड़ी जो पहली महिला राज्यपाल रही है सरोजिनी नायडू, उन्होंने कहा है कि राज्यपाल का जो पद है वो सिर्फ एक सोने का पिंजड़ा है। ऐसे में तो उनको बांध दिया गया ना वहां पर। देखिए वो एक स्टैम्प पेपर होते हैं, वो तमाम अपने साफ लिखा हुआ गवर्नर्स के राइट्स में एक स्टैम्प पेपर होते हैं जो विधानसभा से जाते हैं, उनको पारित करते हैं। ठीक है, कलराज मिश्र जैसे 3 तेज तर्रार भी गवर्नर होते हैं जो बिल वापस भेज देते हैं। 3 विधेयक वापस भेजे उन्होंने विश्वविद्यालय वाले, और कई गांवों को गोद लेने की बात की। अब आप कितना चला पाते हैं?
अब ठीक है, कलराज मिश्र और अशोक गहलोत जी में ट्यूनिंग है, वो अपने हिसाब से वाइस चांसलर बनवा लेते हैं। अब आपकी ट्यूनिंग पे है, लेकिन मुझे लगता नहीं कि ये जैसे इमोशनल आदमी है वो कलराज मिश्र की तरह जो ट्यूनिंग है सीएम के साथ बिठा पाएंगे। वहां बीजेपी के ही हैं तो बैठ जाएगी ट्यूनिंग। लेकिन गवर्नर साहब ने तो सारे यूपी के वाइस चांसलर लगवा दिए लाला के, राजस्थान में तो इतने बड़ा ज्ञानी अगर गवर्नर हो तो वो तो फिर उसके लिए तो चाहे नेता प्रतिपक्ष रहे और गवर्नर रहे, दोनों ही फायदे का सौदा है। एक इस्तीफा देके जाना पड़ा, देवस्वरूप को इस्तीफा देके जाना पड़ा मैडम। यानी आप लॉ यूनिवर्सिटी खोली अशोक गहलोत जी ने अपना ड्रीम प्रोजेक्ट, और उसमें अयोग्य व्यक्ति को कुलपति बनवा दिया, और बाद में पोल खुली कि वो लॉ के नहीं है तो उनको इस्तीफा देके भागना पड़ा। ये कई वाइस चांसलरों रिवॉल्वर रखते हैं, उनकी जांचें चल रही है, कोई वाइस चांसलर फरार है, ये सब यूपी के हैं, ये कौन लेके आया? तो गवर्नर होने का मतलब आप उसमें योगदान करें स्टेट के डेवलपमेंट में तो ठीक है, और कलराज मिश्र जी की तरह ये खेल खिलौने करे तो और भी बढ़िया है। बिल्कुल। और मिथिलेश जी, इस फैसले के बाद कई सारे सवाल उठ रहे हैं। अब सवाल ये है कि क्या बीजेपी में जो सीएम का चेहरा है वो अब क्लियर हो जाएगा? मैं फिर से इस सवाल को लेकर आपके पास आऊंगी, लेकिन उससे पहले जितेंद्र जी आपके पास आते हुए, क्योंकि कई सारे सवाल उठ रहे हैं, विधानसभा के चुनाव बेहद नजदीक है और ऐसे में इतने वरिष्ठ नेता को हटाया जाना क्या आपको ठीक लगता है? और वजह इसके पीछे ये मानी जा रही है क्योंकि बजट सत्र में उन्होंने तुरंत ये बजट पेश करने दिया। एक बड़ा मुद्दा ये बीजेपी के लिए हो सकता था, लेकिन वो कहीं ना कहीं वहां पर फेल साबित हुए। यही तो वजह नहीं हटाने के पीछे? देखिए, ये तो खैर अपन कयास कुछ भी लगा सकते हैं, पर वास्तविकता यही है कि क्योंकि काफी समय से गुलाब जी के बारे में ये चर्चा थी कि भाई अब बहुत वरिष्ठ हैं और बहुत इनका जो अनुभव का जो लाभ है वो सक्रिय राजनीति से अलग हटके और राज्यपाल के रूप के अंदर देश और समाज को सेवा देंगे। लेकिन ये जल्दबाजी क्यों? अभी तो बजट सत्र भी चल रहा था, भूमिका हो सकती थी, नेता प्रतिपक्ष थे। नहीं, इसमें तो ये होना ये काफी समय से चल ही रहा था, और ये तो बीच के अंदर इनको जब और राज्यपालों की नियुक्ति होने के साथ साथ इनके भी ये वाले वो निकलने थे। परंतु महत्वपूर्ण बात यह है कि भारतीय जनता पार्टी में जिस प्रकार की बातचीत अभी कही जा रही थी कि साहब अडवाणी जी को सम्मान नहीं दिया, यहां तो वरिष्ठों को सम्मान दे रहे हैं, और आप वो व्यक्ति बात कर रहे हैं, वो पार्टी बात करिए जहां पर पीवी नरसिम्हा राव जो सबसे वरिष्ठ कांग्रेस के बड़े नेता रहे, उनको एआईसीसी के अंदर उनके मृत्यु होने के बाद उनका शव तक नहीं आने दिया, उनको श्रद्धांजलि नहीं आने दी। इन कांग्रेस के जो पप्पू सरी के जो नेता बन गए आजकल, तो ये जो परंपरा कांग्रेस में चलती है, भारतीय जनता पार्टी के अंदर इस प्रकार की नहीं है। यहाँ पर वरिष्ठ और युवा उनका सम्मान लगातार किया जाता है। यहाँ पर तो युवाओं के साथ में भी किस प्रकार से किया जा रहा है, उनके साथ उनको गालियां दी जा रही है, गद्दार, नकारा, और जब तक रगड़ाई नहीं होगी तब तक कांग्रेस के जो नेता हैं, कांग्रेस में उन्हें सम्मान नहीं मिलता है, गालियां मिलती हैं, पद नहीं मिलते हैं। आपने सम्मान दिया, बहुत अच्छी बात है, लेकिन जितेंद्र जी, क्योंकि गढ़ माना जाता है, वहां से लगातार विधायकी जीत रहे उदयपुर से वो, अब क्या आपको नहीं लगता है कि उदयपुर में जो बीजेपी की सीट है वो अब खतरे में है? कौन दावेदार हो सकता है वहां पर? ये बहुत बड़ी बात है, ये बहुत बड़ी बात है कि वो जीतने के बाद में, लगातार जीतने के बाद में इन्होंने स्वेच्छा से इस पद को स्वीकार किया और अब वो राज्यपाल के रूप में सेवा देंगे। और मैं आपको बता दूं, उदयपुर में गुलाब जी कटारिया ने इतना मजबूत संगठन को किया है, इतना मजबूत संगठन को किया है कि आने वाले कई वर्षों तक, कई चुनाव तक भारतीय जनता पार्टी की पताका वहां पर फहराती रहेंगे। और आपको बता दूं कि पूरे मेवाड़ क्षेत्र के अंदर, पूरे राजस्थान के अंदर और मेवाड़, विशेषकर मेवाड़ के अंदर अब गुलाब जी कटारिया का बहुत अधिक सम्मान है, और बहुत उन्होंने संगठन के लिए गांव-गांव में जाकर के, छोटे-छोटे कार्यकर्ताओं के घर जाकर के, और उन्होंने संगठन से जोड़ने का काम किया है। ये एक बहुत बड़ा योगदान संगठन के लिए उनका वो रहेगा, और आज की तारीख में वहां पर मेवाड़ के अंदर भारतीय जनता पार्टी बहुत लेकिन इस चुनाव में बीजेपी को इससे कुछ नुकसान होगा क्या? क्योंकि वो काफी ज्यादा एक्सपीरियंस थे, इसका नुकसान थोड़ा बहुत तो बीजेपी को होगा ना? चुनाव एकदम बेहद नजदीक आ चुके हैं। देखिए, नुकसान तब होता है जब व्यक्ति विशेष के आधार के ऊपर राजनीति की जाती है, जब व्यक्ति नेता बनता है, जब अपने आप को नेता के रूप के अंदर करता है। पर यहां पर भारतीय जनता पार्टी के अंदर ये रची बसी बात है कि यहां पर संगठन को महत्व दिया जाता है, और गुलाब चंद कटारिया जी तो इस बात की मिसाल थे कि उन्होंने जीवन में खुद से नहीं जोड़ा कार्यकर्ताओं को, खुद से जोड़ने के बाद में उन्होंने संगठन से कार्यकर्ताओं को जोड़ा है और आम जनता को संगठन से जोड़ा है। इसका फायदा भारतीय जनता पार्टी को निरंतर करेगा। अर्षित चौधरी साहब, वो जीत का ताल भी ठोक रहे हैं और इसके साथ ही कह रहे हैं कि कांग्रेस में नेताओं को सम्मान नहीं मिला, गाली गलौज होती है कांग्रेसी नेताओं के साथ, इसे लेकर आपका जवाब? और इसके साथ ही सवाल ये भी है कि अब कांग्रेस को इससे कैसे फायदा पहुंचेगा, क्योंकि एक वरिष्ठ नेता थे, कद्दावर नेता थे, काफी ज्यादा एक्सपीरियंस थे। प्रियंका, भारतीय जनता पार्टी के नेता के तो वक्तव्य पे जवाब की कोई जरूरत नहीं रह जाती, क्योंकि ये झूठ और जुमलों के आधार पर बात करते हैं और अपने मुद्दों से बचते हैं।
और यहाँ पे जमीनी साहब बैठे, जमीनी साहब निश्चित रूप से इस बात को जिक्र कर देंगे, क्योंकि उन्होंने जिस वल्लभगढ़ का जिक्र किया और उस समय उनका एक ऑडियो लीक हुआ था, जिस कैंडिडेट को वो रिकमेंड कर रहे थे वो खुद के संभाग में ही अपने प्रत्याशी को टिकट नहीं दिला पाए। कितना सम्मान भारतीय जनता पार्टी में था कहने की जरूरत नहीं। उसी मेवाड़ की धरा से आने वाले एक पूर्व विधायक और मंत्री भारतीय जनता पार्टी के, उन्होंने कहा कि इनका तो दिमाग खिसक गया है। किस किस के वक्तव्य आते रहे, लेकिन मैं ये इनका अंदरूनी और आंतरिक मामला है, इस पर कोई टीका टिप्पणी नहीं करना चाहता। कटारिया साहब के रहते हुए वहां पे 3 चुनाव हुए, 2 का जिक्र इन्होंने जो जिक्र किया, जो किरण महेश्वरी जी हैं, जो बिंडर हैं, वो भी बीजेपी के नेता रहे, क्षेत्रीय पार्टी बनानी पड़ी। लेकिन उनकी एक समझ थी कि भारतीय जनता पार्टी जो आज गुटों में बट चुकी है, जो कभी चाल और चरित्र की बात करती थी, आज वो सत्ता की लोलुप हो गई है। इसलिए उन्होंने सही समय पे अपनी इमेज को बचा लिया, वरना कौन छोड़ना चाहेगा जिन्होंने वसुंधरा राजे जी की यात्रा का विरोध किया हो, उस यात्रा को रुकवा दिया गया हो। इतने वरिष्ठ नेता जो कभी राजस्थान के मुख्यमंत्री का सपना देख रहे हो, और आज वो अपना नेता प्रतिपक्ष का पद छोड़ के और राज्यपाल के पद को पे जा रहे हैं। कोई नहीं चाहेगा, कोई नहीं चाहेगा प्रियंका जी, एक बात वो चाहते थे बने, और उन्होंने बार-बार पूछता हूं कि आपके अशोक गहलोत ने तो एआईसीसी के अध्यक्ष का पद ठुकरा दिया, एआईसीसी के अध्यक्ष का पद ठुकरा करके, और कहकर मैं तो मुख्यमंत्री पड़ा रहूंगा, चाहे कुछ भी हो जाए, चाहे जनता मेरे को कितनी भी गालियां बके, पर राजस्थान की ये सत्ता लोलुपता तो अशोक गहलोत से बढ़कर इस राजस्थान में किसी के है नहीं। संगठन को उन्होंने दरकिनार कर दिया। संगठन एआईसीसी का एआईसीसी के अध्यक्ष का पद तो बहुत बड़ा पद होता है, उसको ठुकरा दिया। आप उस पार्टी के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत को प्रेरणा लेनी चाहिए, गुलाब चंद कटारिया जी से प्रेरणा ले अशोक गहलोत की संगठन के लिए। संगठन सर्वोपरि है और संगठन का निर्णय सर्वोपरि है, ये मिसाल अशोक गहलोत को लेनी चाहिए, उनको सीखना चाहिए अशोक गहलोत जी को। कुर्सी का मोह है उनको, आरसी चौधरी साहब आरोप लग रहे हैं आपके कुर्सी का मोह है अशोक गहलोत साहब जी और महेश जोशी को आउट किया। एआईसीसी के जो लिस्ट बनी है, इन दोनों को आउट किया, क्योंकि संगठन विरोधी कार्य करना और संगठन के निर्णय को दरकिनार करना, ये राजस्थान के मुख्यमंत्री से ज्यादा कोई नहीं समझ सकता। राजस्थान की जनता प्रताड़ित हो रही है। ठीक है जितेंद्र साहब, लेकिन इस बात को तो आप मानते हैं ना कि सीएम के लिए दावेदार तो थे गुलाब चंद कटारिया, और ऐसे में देखा तो ये भी जा रहा है कि एक दावेदार कम करने के लिए ये फैसला किया गया है। देखिए प्रियंका जी, एक दावेदार कम करने के लिए किया गया है, नहीं किया गया, लेकिन ये चीज तय हो गई कि 2 के बीच में जंग शुरू हो गई है। पहली तो है मुख्यमंत्री, पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे, और दूसरा उपनेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौड़। अब धारीवाल ये जो कटारिया जी हैं, कटारिया जी के और राजेंद्र राठौड़ जी, कटारिया जी के ऊपर भी 3 इनके कार्यकाल में एनकाउंटर हुए, सोहराबुद्दीन एनकाउंटर, दारिया एनकाउंटर, आनंदपाल एनकाउंटर, जिसमें दारिया एनकाउंटर की कहीं न कहीं हल्की सी छाया राजेंद्र राठौड़ जी के ऊपर भी है। ऐसे में राजेंद्र राठौड़ जी को नेता प्रतिपक्ष बनाए जाने में अगर कोई अड़चन है तो यह है। दूसरा, इसमें एक बड़ा मैसेज जो निकल के आ रहा है कि कैलाश मेघवाल, गुलाब चंद कटारिया संघनिष्ठ और संगठन के प्रति खड़े हुए। पहली बार के विधायक सतीश पूनिया को जब प्रदेश अध्यक्ष बनाया गया तो गुलाब चंद कटारिया के साथ खड़े दिखे, वसुंधरा राजे खेमे उन्हें आज तक नहीं पचा पाया। लेकिन उसी का खामियाजा एक देखा जा रहा है कि इनसे वरिष्ठ है कैलाश मेघवाल, उन्हें गवर्नर नहीं बनाया गया, ये भी एक कहा जा रहा है। इससे एक मैसेज और निकल के आ रहा है कि वसुंधरा राजे जी की ऊपर थोड़ी पकड़ कम हो रही, जो सतीश पूनिया खेमा ये कह रहा है। दूसरा ये कह रहा है कि वसुंधरा राजे जी से दिल्ली में अमित शाह जी ने पूछा था कि आप राज्यपाल बन जाइए, उन्होंने कहा नहीं मैं एक्टिव राजनीति करना चाहती हूं, उसकी वजह से उनको छोड़ दिया गया कि आप मत बनिए। लेकिन अब इंपॉर्टेंट चीज यह है कि बनेगा कौन। अब इसमें कई नाम है, जिसमें जोगेश्वर गर्ग का भी नाम ले रहे हैं, लेकिन जोगेश्वर गर्ग के बेटे का और उनकी पुत्रवधू का अभी मामला सामने आया है। इसके अलावा जालोर में जो प्रकरण हुआ था उसमें उनका नाम आया था। ऐसे में ज्ञानचंद पारख एक और नाम है, जो क्योंकि ये खुद वैश्य समाज से है और ज्ञानचंद पारख भी संघनिष्ठ है। अब किसको बनाते हैं? अगर वसुंधरा राजे नाम कई सारे सामने आ रहे हैं, लेकिन बीजेपी तो अगले मुख्यमंत्री का चेहरा क्लियर हो जाएगा। जी बिल्कुल, क्योंकि बीजेपी लगातार ऐसे फैसले लेती है और उसे एक चौंकाने वाली पार्टी कहा जाता है, तो हो सकता है यहाँ पर भी बीजेपी कुछ ऐसे फैसले ले जो सबको चौंका दे। लेकिन उदयपुर वो सीट है जहां से लगातार वो विधायक चुने जा रहे थे, और ऐसे में एक बड़ा नुकसान वहां पर बीजेपी को हो सकता है, इसमें कोई दो राय नहीं है। जैमिनी साहब देखिए प्रियंका जी, मैं एक बात और कहूंगा कि इनके राज्यपाल बनने से बीजेपी के उदयपुर अंचल के 3 नेता आज लड्डू बांटेंगे और प्रभु को धन्यवाद देंगे। उनमें सबसे युवा नेता इनकी दीप्ति किरण माहेश्वरी,
जो बड़ी मुश्किल 5,000 वोटों जीती वसुंधरा जी की फोटो लगा के, और वहां की जो सांसद है दिया कुमारी जी, उन्होंने दिन रात मेहनत करके जिताई। दूसरा धर्मनारायण जोशी, और तीसरा रणधीर सिंह भिंडर। ये 3 नेता खुशी मनाएंगे, क्योंकि राजनीति में कोई किसी के साथ नहीं होता। और सबसे बड़ी बात है, जो यूथ है, जो से पॉलिटिक्स में काफी दिनों से इंतजार कर रहे हैं, जो 70 पार के, उनको रोकने का एक नया आधार पैदा हो गया है इस फैसले से, कि जो 70 पार के लोग हैं उनको 2023 में टिकट नहीं मिलेगा। अब जयपुर में मोहनलाल गुप्ता है, सुरेंद्र पारीक है, कालीचरण सर्राफ है, ये बैठे हुए हैं, तो नौजवान क्या करेगा? अगर इस फैसले से सबसे ज्यादा मैसेज अगर गया है, तो बीजेपी का जो नौजवान पीढ़ी है, जो 50 के आसपास आ गई और इंतजार करेगी ये बुजुर्ग हटे तो हमारा नंबर आए, उनके लिए गुलाबचंद कटारिया की नियुक्ति से एक रास्ता खुला है कि इस बार वाकई जो गुजरात मॉडल है वो बीजेपी यहां अपनाएगी और नौजवानों को लाएगी, और जो पुराने यानी कि कटारिया को असम का राज्यपाल बनाए जाने पर सबसे बड़ा मैसेज बीजेपी की ओर से ये दिया गया है कि इस बार जो चुनाव होंगे उसमें युवाओं पर खास फोकस रखा जाएगा और युवाओं को ज्यादा से ज्यादा मौका देने की कोशिश की जाएगी। फिलहाल वक्त इतने की इजाजत देता है। बहुत शुक्रिया आप सभी मेहमानों का, जितेंद्र श्रीमाली साहब आपका भी, आरसी चौधरी साहब आपका, और मिथिलेश जामिनी जी हमारे साथ जुड़ने के लिए और इस चर्चा के लिए। तो इस चर्चा में हमने बातचीत की कि अब नया नेता प्रतिपक्ष कौन होगा, क्योंकि अब गुलाबचंद कटारिया राज्यपाल नियुक्त कर दिए गए हैं और ऐसे में सबसे बड़ा सवाल फिलहाल यही है। नमस्कार।